Good morning, students. In last class, I have taught you about muscular system. Now, I am going to teach you about respiratory system. Respiratory system is so much important for us because without oxygen, we can't survive on Earth. But breathing, as you know about breathing, is so much important because it gives us oxygen to our body and release the कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी. सो इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट. और हम लोग जीवन जीने के लिए हमारे लिए जो ब्रीथिंग होती है, सांस का लेना होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बंद हो जाएगी तो हम भी बंद हो जाते हैं. और अभी मैंने आपको मस्कुलर सिस्टम में भी बताया कि इनका फंक्शनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता. अगर ये बंद हो जाती हैं तो हम बंद हो जाते हैं. बंद होने का मतलब कि स्टॉप हो जाती है तो हम भी बंदी हो जाते हैं. बट ये एक ऐसा एसेंशियल सिस्टम है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हमें एनर्जी चाहिए तो भी हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करना पड़ता है. और ये रेस्पिरेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है. गैस जो होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है एक्सचेंज होते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं. और इस रेस्पिरेशन के दौरान जो इन्वॉल्व ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ हमारे नाक से शुरू होता है. नाक तो होता ही है, नो डाउट. लंग्स होता है, डायफ्राम होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, माउथ होता है, लैरिंक्स होता है, फेरिंक्स होता है एंड ट्रैकिया होता है. यहाँ माउथ लिखा है. माउथ से सांस लेना तो गलत है, बट व्हेन क्रिटिकल कंडीशन विल बी, एट दैट टाइम वी यूटिलाइज आवर माउथ टू टेक ब्रीथ. बट ये तरीका गलत होता है. मुंह का काम होता है केवल और केवल खाने का. लेकिन जब हम इससे सांस लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे विंड पाइप में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एट दैट टाइम इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू टेक ब्रीथ फ्रॉम आवर माउथ. और जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं कि ढेर सारे ऑर्गन्स हैं. और ये ऑर्गन्स कैसे इन्वॉल्व रहते हैं. तो इसके बाद है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ये दो टाइप का होता है. पहला है इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ये हमारे लंग्स में होता है विद द हेल्प ऑफ एल्वियोली. एल्वियोली की मदद से होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज फ्रॉम द ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्यूजेज विद ब्लड. जिसका मतलब होता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से अलग होती है और ब्लड में और ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में मिल जाता है. और ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है इसी को हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, वो भी एक्सटर्नल. ये तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है. और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है तो वहाँ जो है जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती रहती है, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम भी रहती है तो वो रिमूव हो जाती है. ऑक्सीजन की कमी से, आपने सुना ही होगा, ऑक्सीजन की कमी से प्रॉब्लम होने लगती है, तो जिसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है और हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए इंटरनल रेस्पिरेशन की अहम भूमिका होती है. मीन्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के माध्यम से ही इंटरनल रेस्पिरेशन पॉसिबल है. अगर हम चाहें कि इंटरनल रेस्पिरेशन में इसकी अहम भूमिका नहीं होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके थ्रू इंटरनल रेस्पिरेशन इज आल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट. इसके लिए वही जो मैंने बताया कि रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन्स होते हैं वही इन्वॉल्व रहते हैं. जैसे लंग्स होता है, माउथ होता है, नोज होता है, लैरिंक्स होता है, फेरिंक्स होता है, और इसके अलावा विंड पाइप होती है. माउथ का भी यूटिलाइज कर लेते हैं. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं. उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन. फिगर देखिए, इसमें दिखाया भी गया है
ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान ये इसमें भी प्रोसेस वही है, बट इसमें जो है टिश्यू रेस्पिरेशन ये टिश्यू के अंदर होता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। इसमें जो है एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुँच कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में पहुँच जाता है, जिसके थ्रू नोज उसे बाहर कर देता है और ये ऑक्सीजन पूरे ब्लड में मिक्सअप होता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, हमें एनर्जी भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होना समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होना एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू होता है, जो ब्लड के थ्रू जो लंग्स के थ्रू इसे बाहर कर देता है। और प्यूरिफिकेशन के दौरान ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप जानते हैं कि किडनी जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो इंटॉक्सिकेंट को भी बाहर करते हैं। जैसे इंटॉक्सिकेंट की बात करें तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ अदर इंटॉक्सिकेंट होते हैं उसे स्किन और हमारी किडनी साफ कर देते हैं। तो किडनी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहीं पे ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम होता है, वहाँ से फिर हमारे हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। तो ये प्रोसेस अनवर चलता रहता है। तो सेल्स या टिश्यू से जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद वो जो है फिर अंडर प्रोसेस होते हैं और उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और जो प्यूरिफाइड ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में फिर से मिक्सअप हो जाता है और फिर से वही प्रोसेस यूटिलाइज होती है। तो ये हमारा इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन है। एंड टुडेज होमवर्क विल बी हियर, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? डिस्कस एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। Thank you so much for listening.